उनको यहाँ पसंद नहीं आता, वो बैक होम जाना चाहते हैं। वो गए भी वो लोग आजकल ज़्यादा, मतलब इंडिया से यहाँ नहीं, यहाँ से इंडिया का माइग्रेशन हो रहा है। शुड यू कम टू कैनेडा इन 2023? तो हाँ जी, आज का टॉपिक यही होने वाला है। तो कोई भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए सर्वाइव होने के लिए: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या सिर्फ यही 3 चीज़ें थी जिसके लिए हम कनाडा आए हैं या आना चाहते हैं? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे 2019 में आया था और 2022 है, तो इन 3 सालों में कितना चेंजेस आया है। कोविड के पहले क्या था, कोविड के बाद में क्या हुआ, कितना एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो कितना बढ़ चुका है। तो आज वही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो मैं आया था 2029 में, और जब मैं आया था तब कॉलेज का फीस था 7800, लैम्पटन कॉलेज। लेकिन आजकल जितने भी इस टाइम 2022 में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे अच्छे कॉलेज हैं या रिमोट कैंपसेस के कॉलेज हैं, उन सभी का फीस जो है ना 9000 से अबव ही है। 9000 से लेके 10,000 के बीच में है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो यही कॉलेज के फीस में ही आया है। तो कॉलेज के बाद आता है जीआईसी। जब मैं आया था, जीआईसी तो सेम ही है कैनेडियन डॉलर्स में, लेकिन अब जो यूपीज़ है उसका वैल्यू कम हो गया है। तो जो जब मैं आया था तो 52-53 के आसपास था। तो तब मैंने 45,000 के आसपास बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, कैनेडियन बैंक में। लेकिन अभी है जो अभी रुपीज़ है वो 60 के आसपास है, $1। तो जो अभी आप जीआईसी पे करोगे वो 6-6.25 लाख के आसपास आपका पड़ेगा। तो कॉलेज हो गया, जीआईसी हो गया, इसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का आपको $150 पर मंथली पास मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कि नहीं, इससे कम का ही होता है। तो अब बात करते हैं 3 मेन टॉपिक पे, जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे जो सस्ता है वहाँ यहाँ पे आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब इवन की ये जैकेट, ये मुझे पड़ा था 130 के आसपास पड़ा था, 0.0 का है। और सीके जो विंटर वाले जैकेट्स होते हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड से, वो मतलब 150 के नीचे में बहुत अच्छे से आपको जैकेट मिल जाएगा, विंटर जैकेट। तो इसके बाद यहाँ पे मतलब क्लोथ्स पे बहुत ज़्यादा सेल लगता है। तो ब्लैक फ्राइडे हो गया, या ऑलमोस्ट हमेशा आप ऑनलाइन भी चेक करोगे, यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी की बात करें अगर क्लोथिंग में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है, इसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके ग्रोसरी एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे ग्रोसरी पहले 2019 में कितना हुआ करता था और अभी इस टाइम पे कितना है। तो काफ़ी वीडियोस है कि बहुत महंगा हो चुका है कनाडा। हाँ, ये सच है। पहले जो इवन की जो मिल्क आता था 4-4.5 के बीच में आता था, इस टाइम $7 में मिलता है, जो कि 4 लीटर का होता है। तो मतलब अप्रोक्स 80% तक हाइक हुआ है सभी, मोस्टली सभी प्राइजेस में, कुछ कुछ में डबल है। जैसे कि जो पहले आटा आता था, जो व्हीट फ्लावर आता था, मैं जब सेल पे होता था वो $8-9 का मिल जाता था। अब वही सेम आटा इस टाइम $22 का है। तो मोस्टली जितने भी ग्रोसरीज के चीज़ें हैं वो सभी डबल हो गई हैं, या डबल से ज़्यादा हो गई हैं। तो एज ए स्टूडेंट, जो कि कोविड से पहले जहाँ मैं 150 तक या 150 से लेके 200 तक स्पेंड करता था मंथली ग्रोसरी में, वो इस टाइम अगर आप वर्क परमिट पे हो या स्टूडेंट हो तो 300 से 400 तक के बीच चला गया है मंथली एक्सपेंस, जो ग्रोसरी का हो गया से। तो पहले था कि मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं भी करते तो भी $100 या 100 और 150 के बीच में सभी चीज़ें आ जाती थी मंथली। लेकिन अभी ये तो आधे मंथ का सामान भी नहीं मिल पाता। तो लेट्स से कि अगर आप स्टूडेंट पर, स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे है, या आप सीधा पीआर आए हो, तो डिपेंड करता है। या अगर एवरेज की बात करें तो 300 से लेकर 400 तक मंथली पर पर्सन यहाँ पे ग्रोसरी का खर्चा आता है। अगर आप कपल हो या फैमिली के साथ हो तो इसको आप डबल कर सकते हो, मतलब 500, 600। तो ये हो गया ग्रोसरी का। अब बात करते हैं यहाँ पे हाउसेस का एंड का क्या सीन है। तो जब मैं आया था ना, जब मैं यहाँ 2019 में आया था, तब स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब 350 से शेयरिंग में आते थे। जो मिनिमम यहाँ का रेंट होता था 350 लेके 400 तक शेयरिंग में होता था। और जब मैं आया था तब मैं मतलब अकेले 500 पे करता था, क्योंकि वो बेसमेंट था, बड़ा भी था। लेकिन अभी क्या सीन है ना कि यहाँ पे ना जो प्राइसेस है कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो पहले सिंगल आपको रूम, प्राइवेट रूम मतलब 500-600 मैक्सिमम मिल जाता था, वो अभी 700-800 से स्टार्ट होता है और 1000-1100 तक जाता है। तो अभी मैं इस टाइम बात करूँगा, आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो तो मतलब 700-800 से लेके 1100 तक जाएगा। अगर आप शेयर में लेते हो तो 400 से नीचे आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला।
जो कि पहले इजीली मिल जाता था, लेकिन अब 400 से स्टार्ट ही होता है, 450 तक आपको शेयरिंग में मिलेगा सिर्फ। तो जो हाउसेस के प्राइस पहले 1 मिलियन होते थे, 2 मिलियन होते थे, वो मतलब 70-80% तक हाइक कर चुका था कोविड के टाइम पे, लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे प्राइजेस नीचे आना, डाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो इंडिया के साथ कंपेयर करता था ना, तो इंडिया में महंगा लगता था, मतलब वहाँ पे चीज़ें महंगी होती थी, यहाँ पे सस्ती होती थी। लेकिन अभी है कि अभी दोनों एकदम इक्वल हो चुका है, इवन कि यहाँ की चीज़ें ज़्यादा महंगी है इंडिया से, कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगी है। और जबकि जो यहाँ पे है ना, अभी सेम ही है। एक डॉलर मोस्टली बढ़ा होगा कोविड के बाद में। तो पहले था $14 था, अभी 15.50 सेंट है पर आवर। तो $1 सैलरी तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो मतलब 80% 70% तक का है। तो लेट्स से कि अगर पहले जहाँ पे अगर आप वर्क परमिट पे थे, तो लेट्स से कि अगर पहले जब हम वर्क परमिट पे थे तो अपना 1500 तक मंथली बच जाता था। तो अभी ऐसा सीन है कि अगर आपका $20 पर आवर सैलरी है तो आपका 2300-2400 इन हैंड मिलेगा मंथली, टैक्स डिडक्शन होने के बाद में। तो इन 2300-2400 में आपको कितना बचेगा? तो अगर आप वर्क परमिट पे हो, फुल टाइम जॉब का हो, तो इतने में से आप अगर 700 का एक प्राइवेट 800 का रूम लेते हो तो 700-800 का रूम आ जाएगा। उसके बाद 300 से 400 तक आपका मंथली ग्रोसरी के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। तो अगर हम लेके चले तो 10 से 1200 के बीच में, मतलब 1000 से लेके $1200 के बीच आपका मंथली रूम का और ग्रोसरी का निकल जाएगा। तो जो बाकी बचे वो 1200 से लेके 1400 तक। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मोस्टली यहाँ पे सभी स्टूडेंट वर्क परमिट पे आते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो उसका खर्चा कितना आता है? तो उसका खर्चा मिनिमम मैक्सिमम 1000 तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो EMI है आपका, उसके बाद इंश्योरेंस हमें देना पड़ता है, तो गाड़ी का उसके बाद फ्यूल का, गैस का मिला के आपका मंथली 1000 के बीच में आपका गाड़ी का भी निकलेगा। तो अगर मैं 2400 या 2500 भी पर मंथ अर्न करता हूँ आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद, तो मैं 1000 तो ग्रोसरी ओवरहेड में चला गया, उसके बाद 1000 मैं गाड़ी में चला गया, तो 2000 तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। इसके अलावा आपका जो पर्सनल खर्चा होता है, आप कभी बाहर खाने गए, कुछ लेने गए, तो 400 बचता है पर मंथ में, तो जो कि 24-25,000 के आसपास इंडियन रुपीज में होगा। तो आप समझ सकते हो तो यहाँ पे कितना बचता है। अगर यही सैलरी आपकी $25 पर आवर होगी तो आपको मंथली 3000 के आसपास मिलेगा। तो अगर आप 2000 एक्सपेंसेस आपके निकल भी जाते हैं तो 1000 बचेगा। तो पर मंथ आप 1000 सेव कर सकते हो। तो ये सिंगल पर्सन के लिए है। तो स्टार्टिंग के सालों में तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, 3-4-5 साल 6 साल लग जाते हैं स्ट्रगल करते करते। अब उनका क्या, जो वर्क परमिट पे यहाँ पे सीधा आते हैं या जो सीधा PR लेके आते हैं, तो जैसे कि अगर आप वर्क परमिट पे आने वाले हो या PR लेके आने वाले हो, तो आप कंपैरिजन करो इंडिया में कितना सेव होता है, यहाँ पे कितना सेव होगा, और लाइफस्टाइल कैसा है। यहाँ पे 8 मंथ अभी टेम्परेचर है -14, जबकि अभी नवंबर का एंड है, 20 नवंबर है आज, और अभी ये ठंड स्टार्ट हुआ है। तो 7 से लेके 8 महीने तक यहाँ पे ठंड ही होता है। तो अगर आप सोचते हो कि हम गाड़ी का अवॉइड कर सकते हैं, तो नहीं, गाड़ी का तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते जब आप वर्क परमिट पे आते हो। स्टडी के टाइम तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वर्क परमिट के टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड होता है ना, 7-8 महीने यहाँ पर स्नो, उसके बाद माइनस में टेम्परेचर होता है। तो गाड़ी यहाँ पे तो मस्त है, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी में लो या कैसे भी, गाड़ी लेना ही पड़ता है। तो अब कनाडा आने वाले हो ना इंडिया से, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ का वहाँ का कंपैरिजन करके देखो कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, सैलरी कितनी है और कितना आपका बचेगा। अदरवाइज मतलब अगर उतना ही बचा है इंडिया में ही जितना बचा था, यहाँ पे उतनी ही सेविंग्स हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के आने वाले हो, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आने वाले हो। तो मोस्टली मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में अच्छा सेटल्ड हो तो यहाँ आने का कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि मैंने फेसबुक पे एक पेज है टोरंटो, इंडियंस इन टोरंटो, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो लोग पोस्ट करते हैं। हाँ, आप जाके पेज ज्वाइन भी कर लेना, किसी ने बनाया हुआ है यहाँ पे, इंडियंस नहीं, तो एक दूसरे की वहाँ पे हेल्प हो जाती है, एक दूसरे का एक्सपीरियंस पता चलता है। तो मोस्टली मैंने कई ऐसे पोस्ट देखे हैं जिसपे जिनकी सैलरी
1000 के मतलब $1 लाख पर ईयर होता है, $1.5 लाख पर ईयर होता है, लेकिन फिर भी वो उनको यहाँ पसंद नहीं आता, वो बैक होम जाना चाहते हैं। वो गए भी वो लोग आजकल ज़्यादा मतलब इंडिया से यहाँ नहीं, यहाँ से इंडिया का माइग्रेशन हो रहा है। तो अगर आपके पास इंडिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर आप इंडिया में अच्छा खासा अर्न कर लेते हो, लेकिन तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आने का मतलब आपको फिर से मतलब एकदम जीरो से स्केच करना पड़ता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और स्पेशली तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमारे साथ हमारी फैमिली होती है, हमारे बच्चे होते हैं। क्योंकि जो पीआर पे आते हैं ना, सिर्फ आप अकेले स्ट्रगल नहीं करे होते कि बच्चे, आपकी वाइफ, हस्बैंड, तो पूरी फैमिली स्ट्रगल कहते हैं यहाँ पे आने के बाद। और हाँ, अगर आप यंग हो, अभी आपने 12th ख़त्म किया है, ग्रेजुएशन ख़त्म किया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ का कल्चर, यहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ का लेना चाहिए। तब आप डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे सेटल होना है या इंडिया अच्छा है। तो आप यहाँ पे आओ, 4-5 साल हो, तब आप डिसाइड करो कि मुझे यहाँ अच्छा चलेगा कि नहीं, मतलब आप यहाँ पे सेटल हो पाओगे हमेशा के लिए, या इंडिया ही अच्छा है यहाँ से। आई नो इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है इस टाइम में, उनके यहाँ पे भी है, तो उसका फ़ायदा है क्या, यहाँ आने के बाद कि भी आपके पास अगर 25,000 इंडियन रुपीज़, 50,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ बचते हैं तो। लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा है, आप यहाँ पे आओ, 2 साल अपना स्टडी करो, 3 साल वर्क परमिट लो, उसके बीच में आप पीआर भी ले लो। देन आप फ्री माइंड होकर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यहीं पे रहना है या इंडिया में कुछ स्टार्ट करना है। आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपका ग्लोबल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत सी चीज़ों का पता लग गया होगा। अभी काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ बदला है कोविड के पहले और कोविड के बाद का। तो वर्क परमिट के टाइम आपका कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप गाड़ी लेते हो तो ये ध्यान में रखना, अगर ओल्ड गाड़ी लेते हो, सेकेंड हैंड लेते हो 7-8 thousand का, देन ओके है। और वैसे तो इंश्योरेंस तो आपका हर मंथ जाता ही है, 300 से लेकर 400-500, डिपेंड करता है आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है। तो नो डाउट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगले 2-3 साल में 2025 तक कनाडा ने जो इमिग्रेंट्स है उनका जो नंबर्स है वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं। जो कैनेडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक 1.5 मिलियन तक इमिग्रेंट्स यहाँ पे लाएंगे वो, तो ऑब्वियस सी बात, चांसेस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इमिग्रेंट्स बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो कंपटीशन होता है ना, वो एकदम टफ होते जाता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर आप पीआर के बाद या वर्क परमिट के बाद या पीआर के बाद, मोस्टली जब आप घर लेने का सोचते हो, तो घर लेने का सोचना मतलब कि आपके पास 5 से 8 ईयर्स के बीच का सेविंग्स होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है, देन 2 से 3 साल की सेविंग्स में आपका जो मिनिमम डाउन पेमेंट होता है वो तो आप पे कर दोगे, लेकिन जो मॉर्गेज होता है मंथली आपको पे करना पड़ता है ईएमआई जैसे, तो वो आपको एकदम लास्ट तक जाता है। मैंने अभी तक इतने बंदे देखे हैं जो यहाँ पे कनाडा में 20-25 साल से यहाँ भी अपने घर का मॉर्गेज देते हैं। इवन कि मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है जो कि सुपरवाइजर लेवल पे है, वो यही बोलते हैं कि एक हाथ से सैलरी आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है, पता भी नहीं लगता। और है क्या वेदर का बात, तो यहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होता है, मतलब कुछ कुछ इलाकों में तो -40-50 तक चला जाता है। तो आप अपने हेल्थ कंडीशन को भी ध्यान में रख कर चलना कि यहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होता है। तो आई होप आपका बहुत सा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, या आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा की आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। वो हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।